हेलो दोस्तों, रिसेंटली इंडिया ने यूएस लेड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी आईपीएफ ये जो ग्रुप है इसके ट्रेड नेगोशिएशंस में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है। ये बहुत मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है। यूएस लेड यहाँ पे इसका मतलब है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जियोपॉलिटिकल और सिक्योरिटी प्लस इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये जो ग्रुप है ये बनाया गया था। बाकी कंट्रीज जो हैं इसमें चेस के गेम के पाउंस की तरह हैं, यानी कि प्यादे। इंडिया का ये जो स्टेप है इसे एक्सपर्ट्स ने कहा है कि बहुत ही लॉजिकल है, और इंडिया का ये जो स्टेप है ये दिखाता है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वहाँ पे इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है उसको मेंटेन करता है, यानी जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को सेंटर में रख के लिए जाते हैं, किसी पॉलिटिकल पावरफुल कंट्री के प्रेशर में नहीं। एंड दिस इज अ वेलकम स्टेप। विल गेट टू नो इन दिस एपिसोड आखिर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क क्या है, ये किस एम्स और ऑब्जेक्टिव के साथ बनाया गया, इसके जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इंडिया ने इस ग्रुप को क्यों ज्वाइन किया, इंडिया के इस ग्रुप में क्या इंपॉर्टेंस है। नॉट ओनली दिस, अब इंडिया ने ट्रेड नेगोशिएशंस जो कि एक इम्पॉर्टेंट पिलर है आईपीईएफ का, इसमें पार्टिसिपेट करने से क्यों मना किया। ये क्या किसी रीसेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट का असर है, सब कुछ जानेंगे। वेलकम टू सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक। आई एम सोनप्रिया। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके सबसे पहले बेल आइकन प्रेस कर दीजिए एंड यू विल नेवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम आवर एंड। तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की बात करते हैं। ये जो ग्रुप है ये मई 2022 में बनाया गया। क्वेट समिट थी टोक्यो के अंदर, जहां पे इसके चारों मेंबर्स यूएस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट कर रहे थे। और यहाँ पे जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उन्होंने अनाउंस किया कि हम इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी ये जो ग्रुप है इसे बना रहे हैं। अब जानना ज़रूरी है इसके बारे में। देखिए, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है इसके अंदर कुल मिला के 14 कंट्रीज हैं, 2 इंडिया और यूएस है, यानी इनके अलावा कुछ 12 देश और हैं। अगर हम इन 14 कंट्रीज को देखें तो ये ग्लोबल इकोनॉमी का 40% रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं एशिया की जो चाइना लेड रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ग्रुप जो है RCEP उसका भी मेंबर्स हैं। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एंड रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP दोनों की कॉमन मेंबर्स हैं। दोस्तों, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था आईपीईएफ का, ये था चाइना को काउंटर करना इंडो पैसिफिक के अंदर। आप जानते हैं इंडो पैसिफिक जो है वो यूएस की जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। चाइना का जो यहाँ पे बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है इसको काउंटर करना यूएस के लिए बहुत ज़रूरी है अगर वो अपने सुपर पावर इमेज को बनाए रखना चाहता है। यानी कि ये जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है आईपीईएफ ग्रुप है, ये 21st सेंचुरी की चाइना और यूएस के बीच में जो सुपर पावर बनने की रेस चल रही है उसी का एक हिस्सा है। इसे इकोनॉमिक नाटो कहा जा रहा है। आप जानते हैं नाटो जो है वो यूएस लेड एक मिलिट्री अलायंस है लाइक माइंडेड कंट्रीज का। सो वैसा ही यूएस जो है वो इकोनॉमिक फील्ड में भी कुछ करना चाह रहा था। आईपीएफ की बात करें तो इसके अंदर 4 पिलर्स हैं: ट्रेड, सप्लाई चेन, क्लीन एनर्जी, डिकार्बोनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टैक्स एंड एंटी करप्शन, जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग की बात की जाएगी। इंडिया जो है वो अभी भी इन तीनों पिलर्स का हिस्सा है, बस उसने ट्रेड नेगोशिएशन से अपने आप को ऑप्ट आउट कर लिया है, यानी कि यहाँ पे अभी हाल फिलहाल के लिए पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है। यहाँ पे इंडिया ने इसको ज्वाइन क्यों किया था? इंडिया ने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि यूएस ने कहा था ये जो ग्रुप है ये एशिया की जो कंट्रीज हैं, स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, इनके चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंस है उसको कम करेगा और इनको एक ऑल्टरनेटिव मार्केट और रूट जो है वो प्रोवाइड करेगा। जैसे अगर हम इंडिया का एग्जांपल लें तो इंडिया से कहा गया कि आप मलेशिया से अच्छे चिप्स जो हैं वो एक्वायर कर सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया से अच्छे जो रॉ मिनरल्स हैं उनको एक्वायर कर सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी हो गया था क्योंकि कोविड के चलते आप पता चला कंट्रीज़ को कि आप एक पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, यू नीड टू डाइवर्सिफाई योर सप्लाई चेन्स, है ना। तो उसी के लिए इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था। अब ऐसा क्या हो गया कि इंडिया ने इसको ज्वाइन करने से मना कर दिया?
देखिए, इंडिया ने जब चाइना लेड आरसीईपी ग्रुप को ज्वाइन करने से मना किया था, तभी भी इंडिया ने कुछ ऑब्जेक्शंस उठाए थे, जहां पे इंडिया ने कहा था कि यहाँ पे लेबर रिलेटेड, एनवायरमेंट रिलेटेड, डिजिटल कॉमर्स से रिलेटेड, पब्लिक प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो डब्ल्यूटीओ प्लस रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। यानी कि डब्ल्यूटीओ के अंदर जो कहा गया है उससे भी 2 कदम आगे बढ़ के आप जो है वो रूल्स फ्रेमवर्क डेवलप कर रहे हैं, और ये डेवलपिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट में नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा जब एनवायरमेंटल एंड लेबर रेगुलेशंस लगाए जाते हैं तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है, एंड कहीं ना कहीं ये यहाँ की जीडीपी को इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को अफेक्ट करता है, यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसको अफेक्ट करेगा। सो इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। वहाँ पे जो रीज़न रहा इंडिया का, फर्स्ट रीज़न आईपीएफ के ट्रेड नेगोशिएशंस में पार्टिसिपेट न करने का भी कुछ सिमिलर है। इसके अलावा डिजिटल ट्रेड, अमेज़ॉन इत्यादि जो कंपनीज हैं इनके ऊपर इंडिया जो डिजिटल टैक्स लगाने की बात कर रहा है, या फिर डेटा लोकलाइजेशन की बात हो रही है, जहाँ पे इंडिया कह रहा है कि इंडिया के अंदर जो डेटा प्रोड्यूस हो रहा है उसको यहीं पे सर्वर्स में आप स्टोर कीजिए और प्रोसेस कीजिए, भले ही चाहे कंपनी जो है वो बाहर की हो। इससे डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो इंटरेस्ट है उसको और डेटा प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है, लेकिन यूएस और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं दे आर नॉट रेडी फॉर इट। सो दिस इज़ अगेन अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू कंट्रीज़। कुछ लोगों का मानना है कि इंडिया जो है अभी भी हमारे पास हमारे खुद के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क को डेवलप करना रह गया है। आप जानते हैं अगस्त के महीने में ही गवर्नमेंट जो है उन्होंने डेटा प्राइवेसी बिल जो है उसको वापस लिया और कहा कि हम इसको कॉम्प्रिहेंसिवली डेवलप करेंगे इन व्यू ऑफ द रीसेंट डेवलपमेंट्स ग्लोबली। तो अगर आपके घर में ही आपने रूल्स रेगुलेशंस ठीक से नहीं बनाए हैं तो आप कैसे बाहर जाके कमिट कर देंगे कि हम किसी प्लेटफॉर्म पे बनाए हुए रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं उनको फॉलो करेंगे, वी विल अबाइड बाय देम, नॉट पॉसिबल, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द रिजर्वेशंस। इसके अलावा कुछ लोगों का कहना है कि आईपीईएफ जो है ना तो कोई फ्री ट्रेड ग्रुप है, तो इसमें इंडिया को कोई ज़्यादा बेनिफिट होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। सो दीज आर द रीजंस इंडिया रिफ्यूज टू ज्वाइन, बट इसके पीछे कोई जियोपॉलिटिकल रीज़न भी हो सकता है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं और मैंने आपको बताया भी कि जो इंडो पैसिफिक है वो यूएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूएस और चाइना की जो इंडो पैसिफिक के अंदर टेंशन्स हैं, स्पेशली ताइवान इशू को लेकर के, जहाँ पे नैन्सी पेलोसी यूएस स्पीकर ऑफ स्टेट जो हैं उनकी विजिट के बाद में काफ़ी टेंशन भरा माहौल है। यहाँ पे इंडिया जो है वो यूएस का पेन पॉइंट जो है उसको जानता है, एंड ये इंडिया इसलिए भी कर रहा है शायद क्योंकि इंडिया यूएस को चेतावनी दे रहा है कि अगर आप हमारे जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखोगे, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखोगे, तो हम भी आपका नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाया है, अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स को अपग्रेड और मेंटेन करने के लिए एक $450 मिलियन का प्रोग्राम जो है उसे अप्रूव कर दिया है। Why this? When Pakistan is battling floods, और कहा जा रहा है कि उसकी इकोनॉमी 20 साल पीछे चली गई है। So this definitely raises a question on the motive of United States of America. इंडिया ने इसका प्रोटेस्ट भी किया है। उधर जहाँ पे यूएस और इंडिया के बीच में माहौल थोड़ा सा बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशनशिप थोड़ी सी इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, उन्होंने भी कहा है कि इंडिया जो है और चाइना ये दोनों मिलेंगे तभी जो एशियन सेंचुरी का हमारा गोल है वो पूरा हो पाएगा। इंडिया और चाइना जो हैं वो लद्दाख वाले सेक्टर में डिसएंगेजमेंट भी कर रहे हैं। गलवान क्लैशेस के बाद में यहाँ पे काफ़ी फोर्सेस जो है उसे इकट्ठा किया गया था, अब दोनों ही साइड अपनी फोर्सेस को पीछे ले जा रही हैं। चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने इंडिया का ये जो स्टेप है आईपीईएफ के ट्रेड नेगोशिएशंस में पार्टिसिपेट ना करने का, इसको सराहना की है और कहा है कि यूएस के जितने भी स्टेप्स होंगे कि चाइना को एक्सक्लूड करके वो एशिया के कंट्रीज़ के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा पाए, वो कभी सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। देखते हैं फर्दर डेवलपमेंट क्या होते हैं। अभी के लिए इतना। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो फटाफट से इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड यस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे सुपर कोचिंग के कोर्स को परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, डेली लाइव क्लासेस हम सबके द्वारा
सब कुछ मिल रहा है एंड कॉस्ट जो है आपका वो बहुत ही नॉमिनल है, 3000 रुपीज़ पर मंथ। और इसमें भी अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं SON20 तो आपको मिलेगा 20% ऑफ, यानी ये कोर्स हो जाएगा 2400 रुपीज़ पर मंथ। थैंक यू सो मच।